हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी शिक्षा। आज हम केदारनाथ सिंह के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं प्रीवियस क्लास में कुछ उनके रचनाएं के बारे में और उनके जन्म, उनके शिक्षा के बारे में कुछ बताई थी। अब हम उनके बारे में और कुछ जानेंगे। देखिए, केदारनाथ सिंह प्रमुख आधुनिक कवियों में से एक हैं। केदार जी का जन्म सन 1934 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के चकिया गांव में हुआ था और उनका आरंभिक जीवन ठेठ गांव में बीता था और उनका परिवार कृषि व्यवसाय से जुड़ा हुआ था और गांव में किसी प्रकार का साहित्यिक माहौल भी उस समय नहीं था, परंतु लोक जीवन की स्वतःस्फूर्त रचनाशीलता गांव में मौजूद थी, जो उन्हें निरंतर कवि संस्कार देती रही। और वे स्वयं एक स्थान पर स्वीकार करते हुए कहते हैं कि विशेष रूप से कतकी नहाने के समय सुबह गंगा तट की तरफ जाने वाली स्त्रियां जो गीत गाती थी, उनकी अनुगुण अब तक मेरे मन में है। फिर मेरे पिताजी एक किसान होने के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन के एक सक्रिय कार्यकर्ता थे और संगीत में भी उनका गहरी रुचि थी। ये केदारनाथ सिंह जी ने कहा है। इसी चीज़ का भी मेरे मन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। तो केदार जी की प्राथमिक शिक्षा गांव में ही हुई थी और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 1956 में हिंदी में एमए और 1964 में पीएचडी की थी और यहाँ उन्हें एक अच्छी साहित्यिक परंपरा भी मिली थी। कॉलेज में प्राय कविता प्रतियोगिता और समय समय पर साहित्यकारों के व्याख्यान होते रहते थे। प्रोफेसर नामवर सिंह जी भी इसी कॉलेज में पढ़ते थे। स्वयं मार्कंडेय सिंह जैसे अध्यापक मिले जिनकी हिंदी साहित्य में गहरी पैठ थी। तो केदारनाथ सिंह जी ने बनारस से प्राप्त साहित्यिक दान को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि एक रचनाकार के रूप में मुझे बनारस ने उस महान साहित्यिक परंपरा को चेतना दी जिसमें कवि तुलसी, भारतेंदु, प्रेमचंद, प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे शुक्ल जैसे कालजयी साहित्यकार हो चुके थे। तो यहाँ पुराने साहित्य की पठन पाठन के लिए एक अच्छा माहौल था, जिसके चलते मैंने मध्यकालीन कविता को निकट से देखा, जाना और आधुनिक कविता को भी जांचने परखने को एक दृष्टि भी पाई थी। तो केदारनाथ सिंह जी ने विधिवत काव्य लेखन सन 1952 से 1953 के आसपास प्रारंभ किया था। सन 1954 में उन्होंने पाल एलुवर की प्रसिद्ध कविता स्वतंत्रता का अनुवाद किया, जिसके माध्यम से नवीन सौंदर्य दृष्टि व समकालीन काव्य चेतना का परिचय भी मिलता है। कुछ समय तक वे बनारस से निकलने वाली पत्रिका हमारी पीढ़ी से ही जुड़े हैं और उनका पहला काव्य संग्रह जो है 1960 में प्रकाशित हुआ था। इसी वर्ष तीसरा सप्तक में महत्वपूर्ण कवियों में भी वे चर्चित हुए थे। तो केदार जी अध्यापन कार्य भी करते रहे और उनके कार्य क्षेत्र का विस्तार जो है वो महानगर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक फैला हुआ है। और उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी, सेंट एंड्रूज कॉलेज गोरखपुर, उदित नारायण कॉलेज पडरौना तथा गोरखपुर विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थानों से वे प्रसिद्ध रहे थे। और सन 1976 से 1999 तक वे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली में कार्यरत रहे और काव्य पाठ के लिए उन्होंने अमेरिका, रूस, कजाकिस्तान आदि देशों की यात्रा भी की थी और उन्होंने गद्य पद्य की अनेक पुस्तकों की रचना भी की और समय समय पर उन्हें अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया था। और सन 2013 में उन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था और 1980 में केरल के कुमारन आशान कविता पुरस्कार और 1990 में अकाल में सारस कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
किया गया था, ये याद रखना चाहिए। ये याद भी रखना चाहिए कि केदारनाथ सिंह जी को कौन सी कविता संग्रह में कौन सी पुरस्कार मिला था, ये आप सभी को याद रखना चाहिए। केदारनाथ सिंह मतलब उनके कविताओं का अंग्रेजी, स्पेनिश, रूसी, जर्मन, हंगरियन तथा सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ था और उनके समकालीन कविता के प्रमुख हस्ताक्षर है। इनकी काव्य संवेदना का दायरा गांव से शहर तक और शहर से गांव तक परिव्याप्त है और इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ जो है वो है अभी बिल्कुल अभी, जो कि 1960 में प्रकाशित हुआ था। जमीन पक रही है 1980 में प्रकाशित हुआ था। यहाँ से देखो 1983 में अकाल में सारस, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, वाघ तालस्ताय तरफ साइकिल, ये उनके काव्य कृतियाँ हैं। और आलोचनात्मक गद्य कृतियाँ जो है कल्पना और छायावाद, जो 1958 में प्रकाशित हुआ था। आधुनिक हिंदी कविता में विम विधान, ये 1971 में प्रकाशित हुआ था। और मेरे समय के शब्द कब्रिस्तान में पंचायत तथा मेरे साक्षात्कार, ये भी लिखे थे। और उनके संपादन कार्य यदि हम कहेंगे तो ताना बाना मतलब आधुनिक भारतीय कविता के एक चयन, जो कि समकालीन रूसी कविताएं, कविता दशक, साखी जो कि अनियतकालिक पत्रिका है, शब्द अनियतकालिक पत्रिका, तार सप्तक, वो अभी बिल्कुल अभी के प्रकाशन के साथ केदारनाथ सिंह जी हिंदी कविता में अवतीर्ण हुए थे। तो अपने समकालीन रचनाकारों से वे भिन्न दिखलाई देते हैं और युवा कवियों के बीच अधिक लोकप्रिय हुए थे, जिसके कारण स्पष्ट है। और उनमें प्रकृति हो या प्रेम, संघर्षशील मनुष्य हो या फिर मनुष्य के बेहतर भविष्य का सवाल, समस्त विषयों के प्रति समय संबंध दृष्टिकोण मिलता है। और उन्हें छोटी छोटी चिंताओं वो प्रश्न से कटकर नहीं निकलते, वरन उनके मतलब मूल में जीते हैं। और स्वप्निल श्रीवास्तव जी ने अपने शब्द में लिखे हैं कि वो कविता की शक्ति और सीमाओं से परिचित है, इसीलिए उनकी कविताएं काव्यात्मक स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत करती है। तो केदार जी स्वानुभूतियों को महत्व देने वाले कवि है। उनकी दृष्टि के केंद्र में नेतागण अथवा महान हस्तियां नहीं, वरन सामान्य जन जीवनांकन है। वे अनेक सुख दुखात्मक यथार्थ जीवन को सामने लाने में ही सच्चे लोकतंत्र के दर्शन करते हैं। उनके विषय प्राय पाठक को, आलोचक को हैरत में डाल देते हैं। तो श्री ओम निश्चल इसी संबंध में कहते हैं कि उनके लिए सबसे बड़ी खबर राजपथ पर गुजरता कोई राजनेता नहीं, बल्कि राजधानी की व्यस्तम सड़क पर एक बच्चे की उंगली पकड़कर चली जा रही एक बुढ़िया होती है, जिसे कवि सदी की सबसे बड़ी खबर मानता है। एक कवि का लोकतंत्र इससे बड़ा भला क्या हो सकता है, जिसके केंद्र में एक बुढ़िया हो, इसी दुनिया की वरिष्ठ नागरिक जिसकी कविता के केंद्र में नूर मियाँ हो, तो सादे कागज़ पर दस्तखत करने से इनकार करने वाला एक ठेठ किसान हो, और खलियान से उड़ते हुए दोनों को मेढ़ियों में जाने से इनकार समाहित हो, जहाँ सड़क से सिर झुकाए गुजरते हुए तमाम लोगों को गुमसुम पदचापे दर्ज हो। तो इसीलिए केदारनाथ सिंह की कविताएं वैविध्यपूर्ण है। उनकी कविता समाज के प्रत्येक पहलू से सरोकार रखती है, तथापि उनकी कविताओं को 3 वर्गों से रखा गया है। प्रथम वर्ग में कविताएं सम्मिलित हो जाएगी जो अनागत अथवा आने वाले भविष्य से संबंध है। दूसरे वर्ग में प्रेम विषय व तीसरे वर्ग में ग्राम्य प्रकृति विषय कविताओं को स्थान दिया जा सकता है। और उनकी कविताओं में नवयुग के प्रति विश्वास भी है और छटपटाहट भी है। कमरे के दानव से लड़ने वाला कवि परिस्थितियों से आक्रांत होता है, किंतु ये परिस्थितियां भी प्राय उनकी व्यक्तिगत ही हैं। इसीलिए उन्होंने एक लिखा है कमरे का दानव में, लेकिन जब आता हूँ पाता हूँ उसी तरह
मेरी प्रतीक्षा के द्वार पर खड़ा है वह कमरे का दानव अपलक उदास, मेरे हाथों से संकल्प छूट जाता है। डरता नहीं हूँ मगर उसे जब देखता हूँ गुमसुम अपलक उदास देखा नहीं जाता है। तो कभी एक प्रकार के आंतरिक संघर्ष से जुड़ा रहा है और आस्थाएं अनास्थाएं एक दूसरे पर अधिकार करने के लिए प्रयत्नशील है, और कभी के समक्ष प्रश्न ही प्रश्न है और नया वर्ष नया आने वाला भी है। इसलिए उन्होंने एक भी नए वर्ष के प्रति एक कोटेशन लिखे हैं जो कि या कि जल के आईने में कामता बूढ़ो लाओ क्या लाओगे, नई चाय की प्यालियों में तरिता दिन, या कि हल्के भाव चोट खाए बादलों की टुक टुक जिजबिसा। तो अनागत के प्रति कवि का आकर्षण चरम सीमा पर पहुंच जाता है। वो संपूर्ण विषय को आत्मसात कर भविष्य के विकसित होने का संकल्प भी व्यक्त करता है। उसी तरह उनने कई सारे कविता के एक पंक्ति लिखे हैं। तो केदारनाथ सिंह जी की कविता भारतीयता से जुड़ी कविता है। पश्चिम संस्कृति, तकनीक, आधुनिक अर्थ केंद्रिता से हटकर वो सामान्य जनजीवन, परिवार, ग्रामीण परिवेश में अपने भारत को देखते हैं। विशेष रूप से ग्रामीण प्रकृति को, करुण जीवन उनकी संवेदना को अधिक झंकृत करते रहे हैं। और शहरीकरण की तरफ भागती हुई दौड़ में मेरा छोटा सा गांव उजड़ न जाए कहकर कवि गांव को बचा लेने की एक नागरिक की चिंता को व्यक्त करता है। ग्राम्य प्रकृति के चित्र, मानव का गीत, बादल, दोपहरियाँ आदि कविताओं में प्राप्त होते हैं। तो उनका जीवन चकिया, कुशीनगा और पडरौना के किसानों के संघर्षमय जीवन के बीच बीता है। और छोटे छोटे कस्बों, गांव, नदियों, लोगों, संगी साथियों के जीवन के उतार चढ़ाव उन्हें निकट से समझ आए हैं। तो यही कारण है कि गांव कस्बों के मेले कुचल दिन परंतु नैतिक पवित्रता से सरोवर लोग उनकी कविता में अधिकार पूर्वक चहलकदमी करते हैं। तो केदार जी की कविता में प्रकृति, विशेष रूप से ग्राम्य प्रकृति, अपने विविध रूपों में दिखलाई देती है। नदी, नाले, फूल, जंगल, तट, धूप, सरसों के खेत, धानों के बच्चे, वन, सांध्य, तारा, बसंत, फागुनी हवा, शरद प्रांत, हेमंती रात आदि बहुरंगी संसार केदार जी की कविताओं में फैला हुआ है। दोपहरिया, फागुन के गीत, बसंत गीत, पात नए आ गए आदि कविताएं उल्लेखनीय हैं। और अपने कवि ने अपने समय के प्रतिबद्ध कवि है। यही कारण है कि समय की चुनौतियों को उन्होंने स्वीकार किया है और 21वीं सदी चुनौतियों वो समस्याओं का एक अंबार लेकर प्रस्तुत हुई है, जिससे जीवन को पर्यावरण पर गहरा संकट सबसे बड़ी चुनौती दी है। औद्योगिकरण, पूंजीवाद, भूमंडलीकरण, उपभोक्तावादी प्रवृत्तियों में पर्यावरण को दूषित कर दिया है, जिसकी क्षतिपूर्ति प्रकृति द्वारा अपने पुनर्वीकरणीय चक्र द्वारा कर पाना सरल नहीं रह गया है। तो केदारनाथ जी अपनी कविताओं में पर्यावरण को लेकर खासे चिंतित दिखलाई देते हैं, क्योंकि उनकी काव्यात्मक प्रकृति में प्रांगण में बसती है। जो कभी झड़ते हुए नीम के पत्तों को देखकर उदास हो जाता है, उसके लिए वो स्वाभाविक भी है। और कवि ने विभिन्न कविता संग्रह में यहाँ भी दिखा है कि आकाश में अकाल में सारस यदि हम कहेंगे तो मतलब पहले हम देखेंगे तो यहाँ से देखो जो कविता संग्रह, इसमें पृथ्वी रहेगी, कस्बे की धूल, बाजार, वापसी, ये कहानी है उस कविता संग्रह में। अकाल में सारस जो कविता संग्रह है, उस कविता संग्रह में अकाल में धूप, जो हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, अकाल में सारस सूर्यास्त के बाद एक अंधेरी बस्ती से गुजरते हुए, ओ मेरी उदास पृथ्वी, अड़ियल सांस, ये सब कहानी है, नहीं सॉरी कविता है। बाघ, तलस्तय और साइकिल, इस काव्य संग्रह में पानी की प्रार्थना, पानी था में, भूतहा भाग आदि पर्यावरण के भयावह संकट का आभास करवाते हैं। प्रदूषित होते पर्यावरण के प्रति कवि का भावुक मन केवल आक्रोश प्रकट नहीं करता, उसके मूलभूत कारण को भी जांचता परखता है और पूंजीवादी सभ्यता का भी नग्न यथार्थ प्रकट करता है।
पानी की प्रार्थना में पानी का लुप्त होना, बाजार में पानी की उपलब्धता जैसे प्रश्न सतह की कलई खुलता है। और पर्यावरण की समस्या तथा उसमें मतलब उससे उत्पन्न होने वाले सूखे के दृश्य को मूर्त करते हुए वो कहते हैं, भयानक सूखा है, पक्षी छुड़कर चले गए हैं, पेड़ों को बिलों को छुड़कर चले गए हैं चींटी चींटियाँ। ये अकाल में डूब जो कविता है उस कविता में दिखने को मिलता है, जो हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये था केदारनाथ सिंह जी के व्यक्तित्व और उनके कृतित्व, मतलब कई सारे रचनाएं किए हैं, काव्य संग्रह के बारे में वो क्या क्या लिखे हैं वो हम लिखें। तो ये था उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो कैसे लगा आप सभी को कमेंट कीजिए। यदि मेरी क्लास आप सभी को अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और यदि मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं जितना भी क्लास करूँगी पहले आपको ही नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।